हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन, कि जो बॉन्ड फिशन है वो कितने टाइप के होते हैं। जैसा स्क्रीन में लिखा हुआ है कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। सबसे पहले अपन ये जानना चाहेंगे कि ये जो फिशन वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। और ये किसके टूटने की बात चल रही है? ये बॉन्ड के टूटने की बात चल रही है। और पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स की रिएक्शन होती हैं, और इसीलिए अपन ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग देखने वाले हैं वो कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग देखने वाले हैं। अब ये जानना जरूरी है कि ये जो बॉन्ड फिशन है या फिर जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, जिसको अपन बॉन्ड क्लीवेज भी बोल सकते हैं, इसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है। सो गाइस, जैसे अपने को पता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं किसी भी रिएक्शन में, वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऑलराइट। सो जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। और न्यू बॉन्ड के फॉर्म होने से बनने वाले जो कंपाउंड हैं उनको अपन बोल रहे हैं प्रोडक्ट। और जिन कंपाउंड्स के बॉन्ड ब्रेक होंगे वो हैं अपने रिएक्टेंट्स। और ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों केमिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हैं। क्योंकि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक हुए हैं एंड देन नए बॉन्ड बनने से प्रोडक्ट्स बने हैं। और इसीलिए जो बॉन्ड की ब्रेकिंग है उसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो जैसे कि अपन ने बात की कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है यानी कि जो बॉन्ड फिशन है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन एंड सेकेंड इज़ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। आप इनको समझने के लिए अगर ये वर्ड आपको अगर ये समझ में आ जाए कि होमोलाइटिक वर्ड का मतलब क्या है और हेटेरोलाइटिक वर्ड का मतलब क्या है, तो बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइज, ये जो होमो वर्ड होता है इसका मतलब होता है सेम, और जो लाइटिक वर्ड है इसका मतलब होता है टू ब्रेक। सो किसी चीज़ को ब्रेक करना बराबर तरीकों में, मतलब सेम तरीके से उसको ब्रेक करना विल बी होमोलाइटिक। और हेट्रोलाइटिक में हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या फिर बोलें अनइक्वल। और अगेन जो ये वर्ड है लाइटिक उसका मतलब है टू ब्रेक। सो यहाँ पे इक्वल ब्रेकिंग होगी, और जो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन है उसमें अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब इन वर्ड्स का मतलब समझने के बाद में अपन मैकेनिज्म देखेंगे कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन का जो मैं सेंस आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है। सो गाइज, उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज अपने पास एक मॉलिक्यूल है ए बी, जिसमें जो एटम है ए और जो एटम बी है उनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है। ऑलराइट। सो अपन हेटेरोलाइटिक के लिए भी सेम एग्जांपल यूज़ करेंगे सो दैट अपन एक दूसरे को कंपेयर करके आसानी से समझ पाएँ। सो गाइस, जैसे मैंने बोला कि जो ए और बी हैं दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कोवलेंट बॉन्ड में, जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ होगा ए का, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो शेयर किया होगा बी ने। ऐसे ही अपन इसमें भी देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो रेड वाला है वो बी का है और जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपना ए का है। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपन कलेक्टिवली बोल सकते हैं बी पी। और ये बी पी वर्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड में है, कोवलेंट सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड में है, इसको अपन बॉन्ड पेयर बोलेंगे। राइट। अब ये बॉन्ड अपने को ब्रेक करना है। सो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के दो तरीके हैं। इस बॉन्ड को बीच में से ब्रेक कर दिया जाए, दैट मीन्स इक्वल ब्रेकिंग कर दी जाए। दैट मीन्स ए ने जो इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया था वो इलेक्ट्रॉन ए अपना वापस ले ले, और जो बी ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो बी इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले ले। सो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इसमें ये जो ब्रेकिंग हुई वो इक्वल हुई
यहाँ पे जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए ने लिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने लिया. सो दिस इज नोन एज होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन. और इसकी वजह से ए के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया और बी के ऊपर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, और इनको अपन बोलते हैं रेडिकल्स. दे आर रेडिकल्स. और इनको स्पेसिफिकली अपन बोल सकते हैं फ्री रेडिकल्स. दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज. बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव होते हैं क्योंकि अपन देख सकते हैं कि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए ये बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करना चाहेंगे और बहुत ही ये रिएक्टिव स्पीसी होंगे. अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये जो स्पीसी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर स्पीसी हैं तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी इसको बोला जा सकता है. ऑलराइट. सो यहाँ पे इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए, और जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी हैं और वेरी रिएक्टिव हैं. आपने सुना होगा कि अपना जो फूड है, अपना जो खाना है, वो रेडिकल फ्री होना चाहिए. ऐसा आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा. वो इसीलिए होता है क्योंकि अपने फूड में अगर रेडिकल्स होंगे तो वो अपने बॉडी के अंदर जाके किसी इम्पोर्टेंट कंपाउंड से रिएक्ट कर सकते हैं और उस कंपाउंड को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और उससे अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है. और इसीलिए आपका खाना रेडिकल फ्री होना चाहिए. ऑलराइट. अब अपन बात करते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन की. सो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या होगा कि जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड पेयर के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स या तो ए रिसीव करेगा बॉन्ड टूटने के बाद में, या फिर बी रिसीव करेगा. लेट्स सपोज ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो चले गए बी के पास. ठीक है, बी के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए. सो इससे क्या होगा कि ये जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन था वो असल में ए का था, अब ये ए के पास नहीं है. मतलब ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसलिए उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ बन गया एक कैटायन. और जो बी है उसका रेड वाला इलेक्ट्रॉन तो बी का अपना खुद का था, वो इसने अपने बॉन्ड में शेयर किया था. लेकिन जो ग्रीन इलेक्ट्रॉन जो बी ने लिया है एक्स्ट्रा, वो ए का है, और इसीलिए बी के पास में अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, और इसीलिए इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पे ये एक एनायन बना रहा है. सो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे अनइक्वल बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई. मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो एक एक दोनों के पास नहीं गए, जबकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही किसी एक ने रिसीव कर लिए. इसीलिए इसको अपन अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग बोलेंगे, और इसीलिए इसको अपन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन या हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज इसको अपन बोलेंगे. सो यहाँ पे जो बनने वाला स्पीसी है वो कैटायन है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल है. और जो एनाइन है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सिस वाला कंपाउंड है, इसको अपन न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं. सो यहाँ पे दो अलग टाइप के स्पीसी बने, एक कैटाइन बना, एक एनाइन बना. बट जो फ्री रेडिकल जो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन था, उनमें जो बनने वाले स्पीसी थे आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग, दोनों फ्री रेडिकल्स थे. जो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन था उसमें बनने वाले स्पीसीज, जो दोनों स्पीसी बने, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जबकि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में जो दो स्पीसीज बने हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एक में इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है. सो ये एक बेसिक मैकेनिज्म अपन ने चेक कर लिया. अब इनके अपन एग्जाम्पल्स चेक करते हैं, प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं Cl2 मॉलिक्यूल का, और इसका अपने को होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करना है. ऑलराइट. तो Cl2 का अपन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं लुईस स्ट्रक्चर. तो ये एक क्लोरीन, ये एक और क्लोरीन, इनके बीच में एक बॉन्ड है, और इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले क्लोरीन का है. अब दोनों क्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स अपन मेंशन कर देते हैं. क्लोरीन के पास में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आई थिंक आप ये देख पा रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स. और दूसरे वाले क्लोरीन यानी लेफ्ट वाले क्लोरीन के पास में भी ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, जो कि अपन ने मेंशन कर दिए हैं, और दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है. अब
लेट्स सपोज इसका अपने को होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करना है, तो इस बॉन्ड को बीच में से ब्रेक किया जाएगा। ये जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लोरीन लेफ्ट वाला रिसीव करेगा, और जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है वो राइट वाला क्लोरीन रिसीव करेगा। और इसकी वजह से जो बनने वाला स्पीसी होगा उस पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे क्लोरीन के पास में। क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरे वाले क्लोरीन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और टूटने के बाद में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये एक न्यूट्रल स्पीसी है। ऑलराइट, और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में रह गया है, और इसीलिए इनको अपन क्या बोलेंगे, रेडिकल्स इनको बोला जाएगा। सो Cl2 के होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल बने हैं। ऑलराइट, अब अगर एक एग्जाम्पल अपन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन का देखना चाहें तो उसके लिए एक एग्जाम्पल जो अपन ले रहे हैं, लेट्स सपोज एक HF अपने पास एक मॉलिक्यूल है और दोनों के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है, और जिस कोवलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया है और हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो इसने अपने बॉन्ड पेयर में शेयर कर दिया। और जो फ्लोरीन है वो हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके पास में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने के लिए शेयर कर दिया है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड में। अब इसकी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन करनी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले जो 2 बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाइड्रोजन लेगा या फिर ये फ्लोरीन लेने वाला है। उसको डिसाइड करने के लिए अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी होगी। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ज़्यादा पावर रखते हैं। और जैसे आपने सुना भी होगा कि जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, विच इज़ हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। बट जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। तो अपन देख पा रहे हैं कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसीलिए ये वाला जो बॉन्ड है ये एक पोलर बॉन्ड होगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तब इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाने वाला है, इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया। अब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने H+ बना लिया विच इज़ कैटायन। और अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के ये जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, लेकिन जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन था जो कि हाइड्रोजन का था वो इलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिया है, जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से फ्लोरीन एक एनाइन बन गया है। तो अपन देख पा रहे हैं एक अपना कैटाइन बना, एक अपना एनाइन बना। अब जो आपके दिमाग में डाउट काफ़ी देर से चल रहा है वो डाउट ये है कि यहाँ पे जब मैंने होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया तब मैंने एक सिंगल हेडेड एरो बनाया, और जब मैंने हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया तो अपन देख पा रहे हैं कि मैंने एक डबल हेडेड एरो यहाँ पे बनाया है। और इसका रीज़न ये है, ये जो एरो होता है, ये जो एरो होते हैं, ये 2 टाइप के एरो मैं बना रहा हूँ, एक डबल हेडेड एरो और एक सिंगल हेडेड एरो। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो एरो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन बताते हैं, और डबल हेडेड और सिंगल हेडेड एरो अपने को बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं। अगर डबल हेडेड एरो है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, अगर सिंगल हेडेड एरो है तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा। तो अपन ने देखा होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास में आया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास में आया, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अपन एक सिंगल हेडेड एरो से मेंशन करेंगे। और ये सिंगल हेडेड एरो जो होता है इसको अपन फिश हुक एरो भी बोलते हैं, फिश हुक एरो भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ये रीज़न मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। ऑलराइट, और जो डबल हेडेड एरो है वो जैसे ही मैंने बताया ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन को शो करता है, और यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ में किसी एक एटम पे मूव करेंगे, इसलिए यहाँ पे अपन डबल हेडेड एरो मेंशन कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, अब 2-3 एग्जांपल्स अपन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मूव करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अपने पास एक मॉलिक्यूल है CH3H, जिसको अपन मीथेन भी बोल सकते हैं,
असल में ये एक CH4 मॉलिक्यूल है। अब इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। लेट्स सपोज इसका अपने को होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन के पास आएगा। तो यहाँ पे 2 रेडिकल बनेंगे, एक CH3 रेडिकल बनेगा विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा ऑब्वियसली विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अपन देखना चाहेंगे नेक्स्ट कि एक और एग्जाम्पल हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन का। सपोज अपने पास एक मॉलिक्यूल है ICl। ऑब्वियसली यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन ने शेयर किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया होगा, और यहाँ पे अपने को हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन करना है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन या तो आयोडीन के पास जाएंगे या क्लोरीन के पास जाएंगे। अब ये डिसाइड करने के लिए अपन देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन इज डेफिनेटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, सो इन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्लोरीन के पास। सो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना खुद का लिया, एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन का ले लिया, इसलिए क्लोरीन नेगेटिव एक स्पीसी बना। आयोडीन का इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए आयोडीन पॉजिटिव एक स्पीसी बना। सो इस तरीके से अपन ने इसका हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन कर दिया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन है ये किस कंडीशन में होते हैं, कि कंडीशंस क्या हैं कि जो अपने को होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप किसी रिएक्शन में देखें कि रेडिएशन लिखा हुआ है, अगर किसी मॉलिक्यूल पे अपन रेडिएशंस डालते हैं या लाइट डालते हैं, जिसको अपन H nu भी बोलते हैं क्योंकि लाइट फोटोन से मिलकर बनी हुई होती और H nu इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो जब फोटोन डाला जाए किसी बॉन्ड पे तब होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है। या फिर मॉलिक्यूल को अगर हीट किया जाए, बहुत ज़्यादा हीट किया जाए, तब भी होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो सकता है। या फिर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रखा जाए तब भी होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो सकता है। या फिर किसी एक पर्टिकुलर कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, जनरली कैटेलिस्ट पेरोक्साइड एक कैटेलिस्ट होता है जिसकी प्रेजेंस में होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है। आप ये जो पेरोक्साइड इनिशिएटेड जो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन है काफ़ी बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। तो ये 4 ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन फेवर करता है, मतलब इनकी प्रेजेंस में होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो सकता है। जबकि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है किसी ना किसी एक एक्सटर्नल आयन की प्रेजेंस में। एक एक्सटर्नल आयन की प्रेजेंस में होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो सकता है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है, लेट्स सपोज H+ को अपन ने रिएक्ट करवाया ICl से। तो यहाँ पे जो ICl है उसका हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा और बनेगा I पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और जो ये H+ था अपना बचा हुआ, वो Cl नेगेटिव के साथ में जुड़ के बॉन्ड बनाएंगे और ये बना लेंगे HCl, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया I+। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुआ ICl की किसकी प्रेजेंस में, एक आयन की प्रेजेंस में। सो अपन ने देखा कि जनरली आयन की प्रेजेंस में हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है और रेडिएशन, हीट, हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है। अब अपन कुछ मैं आपको रिएक्शंस बताना चाहूँगा जहाँ पे अपन होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन यूज़ करते हैं। आपको ये रिएक्शंस ध्यान में रखनी है। सो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। सो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का जब हेलोजिनेशन किया जाता है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन किया जाता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये रिएक्शन आप आगे कहीं ना कहीं जरूर पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जहाँ पे फ्री रेडिकल बनते हैं, वो है पेरोक्साइड। थोड़ी देर पहले ही बात की थी, पेरोक्साइड इनिशिएटेड एडिशन of HBr on alkene
एल्कीन पे अगर HBr का एडिशन किया जाए पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, वहाँ पे भी होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होते हैं, मतलब रेडिकल्स जनरेट होते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। एक और पॉइंट अपन बात करना चाहेंगे, थर्मोडाइनमिक्स को थोड़ा सा अपन यहाँ पे सीन में लाना चाहेंगे। सो जो थर्मोडाइनमिक्स होता है वहाँ पे अपन बेसिकली किसकी बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। सो अपन ये जानना चाहेंगे कि ये जो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं या फिर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं, मतलब यहाँ पे एनर्जी यूज़ होगी या फिर एनर्जी रिलीज होगी। सो गाइज, जब भी बॉन्ड टूटता है अपने को एनर्जी तो सप्लाई करनी ही है। दैट मीन्स कि कोई भी टाइप का बॉन्ड फिशन हो वो हमेशा थर्मोडाइनमिकली कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। सो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो या फिर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो, दोनों के दोनों थर्मोडाइनमिकली एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सो गाइज, अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है जो भी रिलेटेड था बॉन्ड फिशन यानी कि होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन से जो भी कॉन्सेप्ट जुड़े हुए थे अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। सो जो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा, एक बार अगर रिवाइज करें तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और जो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन है, उस हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में जो बॉन्ड है वो अनइक्वल तरीके से ब्रेक होता है, इसलिए वहाँ पे चार्ज्ड स्पीसीज यानी कि कैटायंस और एनाइंस बनते हैं। और जो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है वो जनरली किसकी प्रेजेंस में होता है, वो रेडिएशन, हीट, हाई टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। और जो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन है वो जनरली होता है किसी ना किसी आयन के प्रेजेंस में। और बीच में अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जो फिश हुक एरो होता है वो क्या शो करता है और जो डबल हेडेड एरो होता है वो क्या शो करता है। सो जो एरो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं और डबल हेडेड एरो 2 इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा और जो सिंगल हेडेड एरो यानी फिश हुक एरो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू लेटर। थैंक यू वेरी मच।